तो गाइस स्वागत है आप सभी का डेड मेंशन की एक और न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं उसके चैप्टर नंबर 49 के बारे में। तो पिछले चैप्टर की एंडिंग में हमने देखा कि बैटलफील्ड के अंदर बेयरफुट का नंबर 1 बेयर नकल इगोर द गीगा चैड एंट्री मार चुका है और इस बंदे ने आते ही अपना ऑरा फार्म करना शुरू कर दिया। लेकिन अब तक हम नहीं जानते कि आखिर उसके प्लेन के ब्लास्ट होने के बावजूद ये कैसे बचा। तो वो चीज हमें इस वाले चैप्टर की शुरुआत में दिखाई जाती है। हम देखते हैं समंदर के अंदर के खतरनाक तूफान को जिसमें एक बोट गोते खा रही है और उस बोट के ऊपर सिर्फ 2 ही लोग होते हैं और वो लोग जैसे तैसे इस बोट के साथ साथ अपने आप को बचा रहे हैं। और तभी उन दोनों में से एक बंदा देखता है कि पानी में से एक मर्दाना हाथ निकलकर उनकी बोट को पकड़ लिया है। अब ये इगोर का ही हाथ है और अगले ही सेकंड वो लोग देखते हैं कि एक राक्षस जैसा नंगा बंदा सीधा उनकी बोट पर चढ़ चुका है। लिटरली ये नजारा अपनी आंखों के सामने देखकर इन दोनों की फट जाती है कि आखिर ये कौन सा जल परा है जो अपने मसल फ्लेक्स करता हुआ सीधा यहाँ पर आ गया। और सच बताऊं तो ये दोनों बंदे अलग अलग चीजों की वजह से डरे हैं। वो ब्लू वाले बंदे की नजर तो पहले ही इगोर के हाथ पे पड़ गई थी, लेकिन ये जो दूसरा वाला बंदा है ना, ये कमीना साला इगोर के पोपट को देख के डर रहा है। नजरें देखो उसकी। और इगोर भाई अपने गांव की रशियन भाषा में इन लोगों से पूछता है आखिर ये कौन सा समंदर है। और इस बंदे को पता ही नहीं चलता कि आखिर इगोर उससे क्या पूछ रहा है, क्योंकि भाई शक्ल देखो उसकी, फट रही है उसकी। इस महामानुष की थूत देख के उसके पीछे भाई बिजली भी कड़क रही है, तो और ज्यादा डरावना लग रहा है ये। क्या ये कोरिया है, बताओ मुझे। और यहाँ से सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और बैकग्राउंड में इगोर बोलता है लगातार 4 दिनों तक तैरने के बाद आखिरकार मैं कोरिया पहुंच ही गया। अगर मुझे समंदर में वो मछली पकड़ने वाली बोट ना मिलती तो मेरे हालात और बिगड़ सकते थे। पर फिर मुझे उस चीज का एहसास हुआ कि प्रकृति के मामले में इंसान और जानवर के बीच कोई अंतर नहीं है। या तो तुम कमजोर हो या फिर बहुत ही ज्यादा ताकतवर। यानी कि इगोर जिस प्लेन के अंदर था वो प्लेन फटा, लेकिन भाई साहब को कुछ नहीं हुआ। ये सीधा पानी में आके गिरे और वहाँ से तैरते हुए सीधा कोरिया आ गए। और ये खतरनाक लेवल की ऑरा फार्मिंग कॉन्सल्ट रोक के सब लोग देख रहे हैं। वो शॉन भी ऊपर खड़ा खड़ा ये सारी चीजें देख रहा है। पर तभी एक बंदा डिमिट्री के पीछे से उससे पूछता है अरे भाई साहब, ये सेलिंग गिरी क्या? कोई बड़ा हादसा हुआ है क्या? ये स्पॉटलाइट भी अचानक से ऐसे गिरने लगी, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ? लेकिन तभी मोआ स्टेज से जोर से चिल्लाती है आखिर ये तुम सबको कैसा लगा? ये था मेरा सरप्राइज और अब जाकर शुरू होगा असली वाला सेकंड हाफ। ये सुनकर शॉन मॉर्गन से पूछता है क्या बे यार तू ये क्या बक रही है? लेकिन मॉर्गन उसे कहती है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा केओटिक हो जाएगी। वो आगे कहती है कि ये स्टेज मेरे परफॉर्म करने के लिए था, ना कि तुम लोगों की फाइट करने के लिए। लेकिन अब हमारी बारी है, चलो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं शॉन और हमारे दुश्मनों को खत्म करते हैं। और शॉन उसकी इस बात को समझ जाता है और अगले सीन में शॉन स्टेज पर से चिल्लाता है क्या तूने ये सुना स्कैरियट? अब टाइम आ चुका है सेकंड राउंड करने का, तो चलो पब्लिक का पैसा वसूल करते हैं। और ये सुन के डेमियन को सच में गुस्सा आ जाता है, क्योंकि शॉन ने अभी अभी उसको एक्सपोज कर दिया और सारी पब्लिक के सामने उसको एक बैड कैरेक्टर दिखा दिया। और ये सब नजारा देखकर पब्लिक को सच में ऐसा लगता है कि ये सारा इसी शो का पार्ट है और ये साला इगोर पब्लिक के बीच में बस खंबा लेके यूं खड़ा है। पर उसका ध्यान इन सारी चीजों पर होता है। उसे पता चल जाता है कि शॉन ने अपना माइंड यूज करके इस पूरे हादसे को शो का एक पब्लिसिटी स्टंट बता दिया। और शॉन की इसी चीज से इम्प्रेस होकर इगोर ये डिसाइड करता है कि इस वाले ड्रामा के अंदर वो भी उसका साथ देगा। और ऐसा बोलते हुए वो उस खंबे को फाड़ देता है यार, लिटरली फाड़ देता है। और ये सारी चीज स्टेज के ऊपर से शॉन भी देख रहा है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं रोस्ट हो चुके स्लैंडी भाई को, जो स्टेडियम की टूटी हुई स्क्रीन के नीचे पड़े हैं और अभी उनके पास भागते हुए स्पार्की आती है। और स्लैंडी की इतनी ज्यादा खराब हालत देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और अगर ध्यान से इस पैनल को देखे तो यहाँ पर हम ऊपर डेमियन को भी स्पॉट कर सकते हैं, जो शायद स्पार्की को ऊपर से देख चुका है। और अगले सीन में वो भी लटकते हुए ऐसे नीचे आता है और स्पार्की को कहता है अबे चूही, आखिर तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने तुझे मना किया था यहाँ पर आने का, तू कमी नहीं कही कि एक कोने में छुप के नहीं रह सकती क्या? लेकिन स्पार्की का ध्यान उसकी बातों पर होता ही नहीं है। वो रोते हुए स्लैंडी को जगाने की कोशिश कर रही है, पर तभी डेमियन उसे अपने एक हाथ से उठा लेता है और उसे कहता है तुम सबके सबने मेरी नाक में दम करके रखा है सालो, इतना चुभने लगा हूँ
पर उसके उतना बोलते ही स्लेंडी का हाथ अचानक से उसे पकड़ लेता है। यानी कि इतनी खतरनाक लेवल की क्रिटिकल इंजरीज के बाद भी स्लेंडी वापस से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। मतलब सोचो यार, ये बंदा किस लेवल का है। और अगले ही सेकंड डेमियन और स्पार्की को वो सिर्फ अपने एक ही हाथ से साइड पे कर देता है। ये चीज देखने में ऐसी लगती है कि उसने डेमियन को घुमा के पटका है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है, क्योंकि स्लेंडी के साथ साथ हम लोग भी ये नोटिस करते हैं कि जहाँ पर डेमियन और स्पार्की खड़े थे उसी जगह पर उस खंबे के दोनों टुकड़े आकर घुस चुके हैं जो इगोर के हाथ में थे। यानी कि स्लेंडी ने स्पार्की के साथ साथ डेमियन को भी इगोर के खतरनाक अटैक से बचाया है। और अभी स्लेंडी भाई काफी ज्यादा गुस्से में बोलते हैं, देखकर लगता है कि हमारे दुश्मन कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। इगोर मेडवेडेव आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है? पर तभी स्पार्की स्लेंडी से पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो स्लेंडी उसे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम मेरे पीछे रहो। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि बैन नकल इगोर यहाँ पर अचानक से आ जाएगा। पर तभी स्लेंडी देखता है कि डेमियन यहाँ से पतली गली पकड़ के निकल रहा है। तुम लोगों को जो करना है वो करो, लेकिन इगोर को तुम लोग संभालोगे। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन बस उसका ध्यान बटाओ, मेरे लिए इतना काफी है। अबे तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही मांग रहा है? क्या तू सच में चाहता है कि मैं इगोर से पंगा लूं? स्पार्की मुझे कस के पकड़ो। यानी कि हाँ, इगोर भाई बहुत पहुंची हुई चीज है, बोले तो बड़ी मछली, जिससे कोई पंगा लेना नहीं चाहता। और अभी स्लेंडी ने स्पार्की को अपने आप को कस के पकड़ने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि वो भी खुद भागने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जैसे ही स्लेंडी थोड़े कदम भागता है तभी इगोर उसके सामने आ जाता है और स्लेंडी को देखकर वो बोलता है, ये चेहरा मुझे पता है, तुम तो वही हो ना, स्लेंडरमैन रोमन। यानी कि स्लेंडी भाई का और अभी कम नहीं है, उसको बैर नकल इगोर भी जानता है। और भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि ये बंदा असासिन्स की दुनिया में एक टॉप लेवल का बंदा है। लिटरली वंस अपॉन अ टाइम ही वाज द जॉन विक ऑफ दिस यूनिवर्स। और इगोर के मुंह से अपना नाम सुनकर स्लेंडी भी उसको रिस्पेक्ट पे करता है कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि महान इगोर मेरे नाम को जानता है। लेकिन अब मैं वो स्लेंडरमैन रोमन नहीं रहा, मेरा नाम है स्लेंडी। और स्लेंडी भाई के इतना बोलते ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेमियन के उस हथियार को जिसके जरिए वो लटकता हुआ सीधा स्टेज पर एक घासूसी एंट्री मारता है। और वो देखकर पब्लिक भी काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है, अरे यार ये लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या इनको यहाँ की सिचुएशन का कुछ अंदाजा भी है? अरे भाई तूने विलन के तौर पर इतनी खतरनाक एंट्री जो मारी ना, वो देखकर सब लोग थोड़े से बावले हो गए हैं। यानी कि सब लोग तुझे देख रहे हैं, तो क्या तुझे अब शर्म आ रही है? जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतना बोलकर डेमियन ने शॉन के ऊपर एक सरप्राइज अटैक किया होता है, लेकिन शॉन भी काफी ज्यादा स्पीड में उसके अटैक से बचते हुए कूदते हुए पीछे आ जाता है। और डेमियन के अटैक से जो स्पॉटलाइट वगैरह उड़ी थी ना, उसी को लात मारकर सीधा उसकी तरफ भेजता है। और डेमियन उस लाइट पर अपने हथियार से लात मारते हुए उसको काट देता है। पर तभी वो नोटिस करता है कि ये बस उसके लिए एक डिस्ट्रैक्शन था। उस हेलोजन लाइट की आड़ में शॉन उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका था और अगले ही पल शॉन उसके ऊपर मारता है अपना एक खतरनाक मुक्का। लेकिन उस मुक्के को डेमियन ने अपने हाथ से थोड़ा सा ऐसे डिफेंड कर लिया होता है। पर तभी शॉन पलटकर अपने पैर से उसको एक और लात मारता है। कमीने साले, तुझे ऐसा लगता है कि तू डेड मेंशन का बहुत बड़ा लेजेंड है? अरे यार ऐसा तो लोग मुझे कहकर बुलाते हैं, तो मैं खुद इससे पक गया हूँ। अब लोग मुझे मास्टरपीस कहे या लेजेंड, लेकिन सच कहूँ तो ये नाम भी तुम लोगों ने ही मुझे दिए हैं। अबे मतलब क्या है तेरा? मैं ना ही डेड मेंशन का कोई मास्टरपीस हूँ और ना ही कोई लेजेंड, क्योंकि ना मैं किसी और से ऑर्डर्स लेता हूँ और ना ही किसी के काबू में हूँ। मैं उन नियमों को ही मानता हूँ जो मैंने अपने आप के लिए बनाए हैं, क्योंकि अब मुझे मेरी असलियत का पता चल चुका है। मैं शॉन नहीं बल्कि पार्क शिहोन हूँ, और जो भी मेरे परिवार और मेरे दोस्तों को अपने नामुराद इरादों से छूने की कोशिश भी करेगा तो मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। और शॉन जब ये सारी चीज बोल रहा होता है ना, तब उसे दूर से इगोर भी एकदम ध्यान से देख रहा होता है। तूने एकदम सच्ची बात कही बच्चे, तू भी मेरी तरह अपने नियम खुद ही बनाता है। और अपने बड़े भाई के मुंह से ये वाली बात सुनकर डिमिट्री इगोर से पूछता है, अरे बड़े भाई आपको इतनी दूर से उसकी बातें कैसे सुनाई दी? डिमी, ये कानों से सुनाई देने वाली बात नहीं थी, सच्चे मर्द की बात बस दिल से महसूस होती है।
आखिर तुम ये क्या बक रहे हो इगोर, चलो खेल खत्म करते हैं। लेकिन जैसा कि अब तक हम जान गए हैं कि इगोर एक सच्चा मर्द है, तो वो सामने से स्लैंडी को कहता है कि क्या तू इस कंडीशन में मेरे सामने टिक भी पाएगा। शायद किस्मत भी ये नहीं चाहती कि आज हमारा सामना हो। और इगोर के इतना बोलते ही स्लैंडी और उसके बीच में एक जोरदार स्नाइपर की बुलेट आकर जमीन पे लगती है, जो फायर की होती है ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठे एक सोल्जर ने। एंड फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाती है उस सोल्जर की झलक, जो कि एक लड़की है, और वो कहती है मैं अपनी पोजीशन पर हूँ, प्लीज मुझे ऑर्डर दो, टारगेट निशाने पर है, मैं उन सबको मार सकती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है इस सोल्जर का नाम अलेक्जेंडर अलीसा। और हाँ, ये भी एक खास कैरेक्टर है क्योंकि ये शॉन की मास्टर सोफिया अलेक्जेंडर की बेटी है। एंड इस कैरेक्टर को भी हम मैनेजर किम की मानवा में देख चुके हैं, और वहाँ पर ये मैनेजर किम के फ्रेंड जिनचॉल पार्क, जो कि एक कमाल का लेजेंडरी आर्मी ऑफिसर है, और उस बंदे की भी अपनी एक खास टीम है और उसका नाम है एरिस। और अलेक्जेंडर अलीसा उसी एरिस का हिस्सा है। और अगले सीन में हम देखते हैं स्लैंडी को, जिसने स्पार्की को पूरे तरीके से कवर कर लिया है, क्योंकि वो समझ चुका है कि अभी उन लोगों का सामना किन लोगों से हो रहा है। और उसके बाद उसके सामने इगोर ये रिवील करता है कि मैं यहाँ पर खुद अकेला नहीं आया, यानी कि अलेक्जेंडर अलीसा अभी शॉन लोगों की साइड पे है और स्कैरियोट के सारे मेंबर्स उसके निशाने पर है। और तभी हम देखते हैं कि पब्लिक के बीच में से एक हुडी वाला मिस्टीरियस बंदा धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। और स्टेज पर डेमियन और शॉन इन सारी चीजों से अनजान है। ये दोनों साले कब से अपने में ही लगे होते हैं। शॉन अपने नियम इसको बता रहा होता है और डेमियन उसको कहता है कि अब मैं तेरे को अपने प्रिंसिपल बताएगा। और दोनों फिर वापस से आमने सामने आ जाते हैं अपने सिग्नेचर पोज के साथ। डेमियन तैयार होता है अपने उस किक वाले हथियार से, और शॉन ने अपने दोनों हाथों में मेटल रॉड को ले लिया होता है, यानी कि ये है उसका सिग्नेचर काली आर्नेस पोज। और अगले ही पल दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि ऑडियंस में से वो मिस्टीरियस बंदा काफी तेजी से स्टेज के ऊपर कूदता है और सीधा उन दोनों के बीच में जाकर उन दोनों के अटैक्स को रोक लेता है। अरे यार, आखिर ये साला कौन है? एंड डेमियन की ये बात सुनकर वो हुडी वाला बंदा कहता है, स्कैरियोट, तुम लोगों ने रशियन मर्सिनरीज के पूरे ग्रुप को अपना दुश्मन बना लिया है। अब तुम्हारी ये लापरवाही इतनी भी ज्यादा सही नहीं जाएगी। और शॉन ये बात सुनकर कंफ्यूज होते हुए उस बंदे से पूछता है, अबे रशियन यूनियन, आखिर उनका क्या लेना देना, और ये तेरे पीछे अलेक्जेंडर्स का मार्क क्यों है? अब इस पल से हमारे अलेक्जेंडर परिवार की तरफ से तुम सभी लोगों को एक आखिरी चेतावनी है। अब हम फोर्सफुली तुम सब पर अपना कंट्रोल लेंगे और शुरुआत होगी स्कैरियोट के नॉल और उसके बाकी के मेंबर्स से। और इस बात को बोलते हुए उस बंदे ने हांशो शियोंग के टाइकोंडो का एक आइकॉनिक पोज लिया होता है। और इसकी ऐसी हिडन अपीयरेंस के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। अब यहाँ पर चलो कुछ डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जानता हूँ कि अभी आखिरी के कुछ मिनट्स में इस चैप्टर के अंदर जो भी कुछ हुआ वो कई सारे लोगों के पल्ले पड़ा ही नहीं होगा। जैसे कि ये हुडी वाला मिस्टीरियस बंदा कौन है जो अचानक से आकर इतना ज्ञान पेलने लगा, और ये आर्मी वाली मैडम हेलीकॉप्टर लेके अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई। सो ये मिस्टीरियस बंदे ने अपनी बातों में क्लियरली ये कहा था कि वो अलेक्जेंडर्स के खानदान से है और इनडायरेक्टली वो इन सारी चीजों को रोकने आया है। वेल, इस पूरी मानवा के अंदर अलेक्जेंडर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, और ये चीज कई पॉइंट्स पर हमें दिखाई भी गई है कि कैसे डेड मेंशन की शुरुआत में सोफिया अलेक्जेंडर ने ही कई सारे बच्चों को ट्रेन किया था, और उन सारे बच्चों में से नॉल और शॉन भी थे। इनफैक्ट बेयरफुट जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसे पूरे तरीके से एक्सपांड करने में भी अलेक्जेंडर्स का ही हाथ है। तो इन सारी बातों से मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारी रशियन ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने में अलेक्जेंडर फैमिली का काफी बड़ा योगदान है। इन लोगों ने असासिन्स का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है जो डिफरेंट बिजनेसेस के थ्रू ऑपरेट करते हैं। लेकिन नॉल के द्वारा किए गए कुछ कांडों के चलते ये ऑर्गेनाइजेशंस आपस में ही क्लैश करने लगे हैं, जिस वजह से अलेक्जेंडर फैमिली का ये जो असासिन्स का पूरा इकोसिस्टम है वो पूरा डिसबैलेंस हो गया है। और अभी तक हमें मानवा में ये भी नहीं बताया गया कि आखिर ये स्कैरियोट क्या है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई ग्रुप जिसके साथ नॉल ने हाथ मिलाया है। और इन सारी चीजों के बारे में सोफिया अलेक्जेंडर ने डेड मेंशन और बेयरफुट को पहले ही वार्न किया था, जिसको हम चैप्टर 22 के अंदर क्लियरली देख सकते हैं। और अब जाकर इस मोमेंट पर हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं, और इसी वजह से अलेक्जेंडर फैमिली में से इस वाले एक मेंबर को यहाँ पर आना पड़ा, एक तरीके की फाइनल वार्निंग देने के लिए कि सुधर जाओ बाकी गुजर जाओ। तो ये हुडी वाले बंदे का पूरा मैटर ये है। अब वो कौन है वो आगे चल के शायद से हमें पता चल जाएगा, पर
और चलो अब बात कर लेते हैं अलीसा अलेक्जेंडर की। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये मास्टर सोफिया अलेक्जेंडर की बेटी है और मास्टर सोफिया अलेक्जेंडर भी पास्ट में एक्स आर्मी ऑफिसर रह चुकी है। इनफैक्ट उनको भी वॉर हीरो सोफिया अलेक्जेंडर कहा जाता है। और इस पैनल में सोफिया के साथ जो ये बंदा है वही है जीन-चॉल पार्क और ये बंदा भी एक वॉर हीरो है और इसी की एक खास टीम का नाम है एरिस और इसी टीम के अंदर अभी काम करती है सोफिया की बेटी अलीसा अलेक्जेंडर। यानी कि हाँ, अलेक्जेंडर्स का काफी फैला हुआ बिजनेस है, तो इनको जब भी किसी की भी जरूरत पड़ती है वो उस हिसाब से अपनी हेल्प ले लेते हैं कुछ चीजों को वापस से ठीक करने में। और इस चैप्टर में भी वही बताया गया है। तो आई होप अब आप सारी चीजें आसानी से समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और फ्यूचर में आप डेड मेंशन के ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं बहुत ही जल्द मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ।